Hello dear students, my name is Himani and today we are starting a new chapter which is about India's freedom, and I think it is one of our favorite chapter. It's a favorite chapter for all of us. So let's get started without any further delay. And here is your chapter number 12 where the title is India wins freedom. ठीक है, तो चलो फटाफट से देखना स्टार्ट करते हैं। देखो कितने सारे टॉपिक्स हम आज इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ आज हम पढ़ेंगे, बिल्कुल बहुत कुछ पढ़ेंगे, लेकिन हमको इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम इसको ऐसे चुटकियों में पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, बट बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, देखो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको लोगों के नाम बताने हैं। जैसे आपको बताना है कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो आप फटाक से लॉर्ड माउंटबेटन कह दीजिएगा। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक कौन थे, यू डेफिनेटली नो दिस आंसर, ठीक है। ओके, नाउ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे, हमको ये पता है, ठीक है। कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे पूछा नहीं गया फर्स्ट कौन थे, तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि आज की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको फटाफट से आंसर्स क्या करने हैं, यहाँ पे लिख देने हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया ने क्या किया है। एक बहुत बड़ी बैटल जो है वो लड़ी है। इनफैक्ट एक वॉर लड़ा है पूरा, किस चीज के लिए, अपनी आजादी के लिए। बड़ी ही ब्रेवरी के साथ में, सेल्फलेसनेस के साथ में लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत से लोगों ने क्या किया, अपना लाइफ को सैक्रिफाइस किया हमारे देश की फ्रीडम के लिए। बिफोर महात्मा गांधी बिकेम इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम लैक्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो इसमें महात्मा गांधी जी की एक बहुत ही अहम भूमिका है। क्यों है, इसलिए है बेटा क्योंकि जब तक महात्मा गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लोग अपने अपने स्तर से ब्रिटिशर्स का विरोध कर रहे थे, लेकिन गांधी के आने के बाद में ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होना स्टार्ट हुए, ठीक है। गांधी's arrival marked the turning point, shaping the India's freedom movement into a more coordinated effort, ठीक है ना। तो गांधी जी का जो अराइवल होता है, अच्छा गांधी जी का अराइवल कब होता है इंडिया के अंदर, गांधी जी का अराइवल होता है बेटा जनवरी 9, 1915 को। याद रखना, जनवरी 9 को हम सेलिब्रेट करते हैं, क्या सेलिब्रेट करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं NRI डे, क्योंकि ये जो थे ना, ये उस दिन इंडिया आए थे। कहां से, अफ्रीका से, ठीक है। चलिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है 1885 में, 1885 में, ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि सेफ्टी वॉल थ्योरी के तहत इसका जो फॉर्मेशन है A.O. ह्यूम ने इंटेंशनली कराया था, लेकिन कई लोग इसको नहीं भी मानते हैं, ठीक है। तो अब देखो हुआ कहां पे था, ये याद रखना। इसका जो पहला सेशन है वो गोकुलदास तेजपाल यूनिवर्सिटी, कहां पर, मुंबई में हुआ था। एंड आफ्टर दैट इट मैट इन डिफरेंट सिटीज एवरी ईयर। इसके बाद में हर साल ये अलग सिटीज में होने लगा, ठीक है। पहली बार जब हम बात करते हैं, द फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट रेज द क्वेश्चन ऑफ फ्रीडम। इनिशियली जब कांग्रेस बनी तो इनको क्या चाहिए था, इनको ब्रिटिशर्स के साथ में ये लोग कोऑर्डिनेट कर रहे थे, अपने कुछ डिमांड्स हैं तो ब्रिटिशर्स को बता दी, चिट्ठियां लिखी, ये सब काम चल रहा था, ठीक है। इनको प्राइमरीली फ्रीडम नहीं चाहिए थी ब्रिटिशर्स के साथ में। देयर मेन डिमांड वाज टू ब्रिंग रिफॉर्म टू इनेबल इंडियंस टू हैव अ फ्री एंड बेटर लाइफ अंडर द ब्रिटिश रूल, ठीक है। ब्रिटिश रूल के अंदर ही इंडियंस को आप एक बेहतर जीवन दीजिए, ऐसी इनकी कुछ डिमांड्स आती थी, ठीक है। some of such leaders that time were दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, WC बनर्जी, ठीक है। तो ये लोग क्या थे, उस समय के कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, ठीक है। नाउ दे बिलीव दैट दे could persuade the British to bring about the changes, okay, and they were referred to as मॉडरेट्स। ये इनको क्या लगता था कि हम निवेदन करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे तो ब्रिटिशर्स हमारी बातों को मान लेंगे, ठीक है। तो हमको ज्यादा वायलेंट होने की जरूरत नहीं है, तो हमें ज्यादा वायलेंट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनके एक विपरीत विचारधारा भी चलती थी जिसको हम कहते थे एक्सट्रीमिस्ट। अब ये एक्सट्रीमिस्ट कौन है, ध्यान से देखो। However, several other leaders were not in the favor of such kind of approach. किस तरह की अप्रोच की, आप चिट्ठियां दीजिए, निवेदन कीजिए। ये लोग कहते थे नहीं भाई, आप जितना, और जनरली ऐसा होता था कि ये लोग क्या करें, मॉडरेट्स एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं और ब्रिटिशर्स सुन तो बड़े प्यार से रहे हैं बट देन रिजेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है।
So they felt that they would gain nothing by following such kind of approach, and they preferred to be stronger and more effective, no more active actually opposition in the British. ठीक है, हमको ब्रिटिशर्स का विरोध करना पड़ेगा, ये मानते थे एक्सट्रीमिस्ट. ठीक है, विद द सपोर्ट ऑफ पीपल. हमको किसकी जरूरत पड़ेगी इसमें? लोगों की जरूरत पड़ेगी. एंड दीज स्ट्रॉन्ग लीडर्स केम टू बी नोन एज एक्सट्रीमिस्ट. और इन्हीं में मोस्ट जो फेमस जो आप नेम सुनते हो, ठीक है ना, तो वो है लाल बाल पाल, विच इज लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्रपाल. ये देखो, ये रे वो तीनों, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्रपाल. तो ये कैसे थे? ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं. दादा भाई नौरोजी, ही इज काइंड ऑफ मॉडरेट लीडर. ठीक है, ओके. सम ऑफ द लीडर्स ऑफ दिस ग्रुप, हमने यहाँ पे इन तीनों के नाम देख ही लिए हैं. अब जब हम तिलक की बात करते हैं, तिलक इज रियली एन इंपॉर्टेंट फिगर लाइक ड्यूरिंग दिस फ्रीडम स्ट्रगल. तो तिलक जो है वो क्या करते हैं, उन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला, केसरी. ठीक है, एंड टू स्पोक आउट अगेंस्ट द ब्रिटिश. ब्रिटिशर्स के विरोध में अपनी आवाज को उठाने के लिए केसरी निकाला गया. हिज एफर्ट्स वर अराउज द फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म इन इंडियंस. ठीक है, इनके एफर्ट्स से क्या हुआ? इनके एफर्ट से लोगों में पेट्रियोटिज्म की भावना जो है वो जागृत होना शुरू हुई. अच्छा, ब्रिटिशर्स ने एक और काम किया. ब्रिटिशर्स ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया. ये एक्चुअली इस तरह के किसी मौके की फिराक में कब से थे? 1857 के रिवोल्ट के टाइम से थे. क्यों? क्योंकि 1857 रिवोल्ट में ब्रिटिशर्स ने ये चीज ऑब्जर्व कर ली थी बेटा कि ये हिंदू मुस्लिम ना जब तक ये यूनाइटेड रहेंगे ये हमारे लिए खतरा बने रहेंगे. तो मेन रीजन जब था 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जिस समय पे बंगाल का विभाजन किया, इनका मेन रीजन था कि सबसे ज्यादा देखो, सबसे ज्यादा जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही थी उसका सेंटर बेसिकली बंगाल था. ठीक है ना, तो बंगाल से ही हो रही थी. तो इन्होंने क्या किया कि बंगाल को विभाजित कर दिया, ये कहकर कि भाई हमको क्या है, हमको यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम होती है. लेकिन इसका मेन रीजन था कि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ब्रेक करना चाहते थे. ठीक है, चलिए इसके बाद में होता है स्वदेशी मूवमेंट. तो स्वदेशी का मतलब ही है जो अपने देश से बिलोंग करता है. तो स्वदेशी मूवमेंट में इन लोगों का जोर क्या था कि हम वही गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रयोग में लेंगे जो क्या है, जो हमारे अपने देश में निर्मित हैं. ठीक है, यानी कि बेसिकली हम ब्रिटिशर्स की या फिर ब्रिटिश गुड्स का, उनके क्लोथ्स का, हर चीज का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं. बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने क्या करी, होली जला दी ब्रिटिशर्स के सामान की. ठीक है, बहुत उनको इकोनॉमिक नुकसान पहुंचाया बेसिकली. ठीक है ना, अब जो है खादी को ये लोग प्रमोट करते हैं. ठीक है, खादी लाइक इट वाज अ वोवन हैंडलूम. ठीक है, खादी thus became the symbol of the freedom movement. तो खादी क्या बन गया? खादी बन गया सिंबल इस मूवमेंट का. कौन से मूवमेंट का? स्वदेशी मूवमेंट का. पीपल स्टार्टेड कॉटेज इंडस्ट्रीज व्हिच हेल्प देम टू अर्न. ठीक है, तो इन्होंने कॉटेज यानी अपने कुछ लघु उद्योग स्टार्ट कर लिए ताकि इनकी क्या हो सके, इनकम हो सके. एंड दिस वाज अ बिग थ्रेट टू द प्रोडक्शन ऑफ द ब्रिटिश गुड्स इन इंग्लैंड. ठीक है, तो ऑफ कोर्स इससे क्या होगा, ब्रिटिशर्स में तो अफरा तफरी मचेगी ना कि हमको इकोनॉमिक लॉस करा रहे हैं ये लोग और अपने अलग अलग मतलब जिसका जो मन कर रहा है वो स्टार्ट कर रहा है. ओके, नाउ कम्स राइज ऑफ रिवॉल्यूशनरीज. देखो, बहुत से रिवॉल्यूशनरीज को हम यहाँ पे पढ़ते हैं. जैसे कि जब आप देखते हो कि बंगाल का पार्टीशन हुआ उसके बाद में the movement of Indians who believed in fighting the British using armed forces them out of India gained strength. ठीक है, तो इन्होंने लाइक कुछ ऐसे लीडर्स और कुछ ऐसे रेवोल्यूशनरीज निकल कर आए जिनका ये मानना था कि जब तक हम वायलेंट एक्टिविटीज नहीं करेंगे, जब तक हम इन ब्रिटिशर्स को डराएंगे नहीं, तब तक ये हमारे देश से जाएंगे नहीं. ठीक है ना, सो सेवरल यंग पीपल विलिंग टू सैक्रिफाइस. इन्होंने क्या फिक्र नहीं करी, इन्होंने अपनी लाइफ की फिक्र नहीं करी बेटा. several young people willing to sacrifice their lives for the country formed groups. The movement spread to many states of India and Indians settled in USA formed the Gadar Party. जो लोग कहां पर थे, जो यूएसए में थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गदर पार्टी का फॉर्मेशन किया. किस लिए? रेवोल्यूशनरीज की हेल्प करने के लिए. ठीक है, इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरीज कौन कौन है भाई इसमें? अरबिंदो घोष हैं, वरुण घोष हैं, एंड देन खुदीराम बोस हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, भगत सिंह हैं, सुखदेव, राजगुरु, उधम सिंह. ये जो नाम आप देख रहे हैं लाइक चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उधम सिंह. ठीक है, ये वो लोग हैं जिन्होंने लाइक बहुत ज्यादा एज इनकी नहीं है. ठीक है, बट दे वर ब्रेव इनफ. ठीक है ना, दे डिडंट गिव इट अ थॉट कि भाई नहीं हमारी जान भी जा सकती है. दे वर वेरी मच रेडी कि जो हम करेंगे उसमें जान जाएगी ही जाएगी. ओके,
and they fought so nicely against Britishers. Okay, and many others were there. Of course, there were many people who were fighting against Britishers. The movement, however, was not very successful. तो जो movement इन्होंने किया बहुत ज़्यादा successful हुए नहीं. Like it was very easy for this government to suppress the movements. Okay, its appeal was limited to the young people of the country, and since the revolutionaries resorted the violent means of protest, it was not joined by the general masses. ठीक है, like जो youngsters हैं, जिसको ऐसा बोलेंगे कि जिनका बहुत गर्म खून है एकदम से कि हाँ हम तो क्या करेंगे, कोई ब्रिटिशर सामने आ गया उसको गोली मार देंगे, ये उस एक पर्टिकुलर एज ग्रुप तक इनका जो मूवमेंट है वो सीमित हो गया. जो ऑलरेडी जैसे मॉडरेट लीडर्स हैं उन्होंने बहुत ज्यादा इन्हें सपोर्ट नहीं किया. चलिए, वर्ल्ड वॉर वन एंड रिटर्निंग ऑफ गांधी जी. ठीक है ना, तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट फेज है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. वर्ल्ड वॉर वन ने क्या किया, इट ब्रोक आउट इन 1914. ठीक है, 1914 से 18 तक चलता है वर्ल्ड वॉर वन. ठीक है, तो लैक्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स फॉट विद द ब्रिटिश आर्मी. देखो, जो भारतीय सोल्जर्स हैं वो ब्रिटिश आर्मी के लिए क्या कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको क्या उम्मीद है, उनको उम्मीद है कि भाई इस वॉर के बाद में ये लोग हमारे साथ अच्छा बिहेव करेंगे, हो सकता है हमको क्या कर दे, फ्री कर दे, हमारे देश को आजाद कर दे. पर रिटर्न में इनको ऐसा कुछ मिला नहीं. ठीक है ना, सो थाउजेंड ऑफ वर किल्ड एंड इंडियंस थॉट दैट द ब्रिटिशर्स वुड बी मोर सिंपैथेटिक. लेकिन होता क्या है, इट डिड नॉट हैपन एक्चुअली. ठीक है, ब्रिटिशर्स बिकेम इवन मोर हार्श टुवर्ड्स द इंडियंस. तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो और ज्यादा हार्श हो जाते हैं किसके प्रति, भारतीयों के प्रति. एंड दे इम्पोज्ड फ्रेश टैक्सेस टू रिकवर द लॉसेस ऑफ द सफर्ड इन द वॉर. ठीक है, यानी जो हमारा वॉर में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए हम क्या करेंगे, हम आपकी कंट्री में और ज्यादा टैक्सेस इंपोज कर रहे हैं. ठीक है, एंड इट वाज एट द टाइम ऑफ 1914 दैट इंडियन लॉयर मोहनदास करमचंद गांधी returned to India. Actually it was not 1914 but it was 1915. Okay, आप इसको एक बार क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा. ठीक है, his arrival on Indian political scenes changed the scenario completely for the next 30 years or so. Okay, तो हम देखते हैं कि वो जब भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं, कौन, गांधी जी जब भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं तो सीन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है एकदम से. एंड ही लेड द स्ट्रगल ऑफ इंडियन पीपल. अच्छा, गांधी जी के तरीके बड़े अलग हैं. गांधी जी मूवमेंट करेंगे और चाहेंगे कि लोग क्या ना करें, वायलेशन ना करें किसी चीज का, किसी भी तरह की हिंसा ना हो. ठीक है, 1914 में मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड विद दिस बिगन द लास्ट फेज इन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. ठीक है, चलिए, आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया गांधी जी क्या करते हैं, पूरा देश पहले घूमते हैं, लोगों की समस्याओं को समझते हैं, कौन किस किस बात से पीड़ित है, कैसे कैसे परेशान है. ठीक है, एंड ही वाज शॉक्ड टू सी द पॉवर्टी ऑफ द पीपल. और इन्हें किस बात ने चौंका दिया था, इन्होंने कहा भाई मतलब मैं जब तक मैं बाहर रह रहा था, लाइक आई वाज हैविंग गुड अमाउंट, लाइक वहां पे तो लोग ठीक ठाक पैसा कमाते हैं, इंडिया के अंदर तो बड़ी पॉवर्टी है. ठीक है ना, एंड ही डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट द इंग्लिश एंड ऑल्सो अगेंस्ट सम ऑफ द सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस. ठीक है, तो इन्होंने मतलब जो दादा भाई नौरोजी बहुत पहले से कह रहे थे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, हम तो सोने की चिड़िया थे, हम सोने की चिड़िया थे, हमारे देश के जो, हमारे ही देश का जो खजाना है उसको कौन लेकर जा रहा है, ब्रिटिशर्स अपने देश में लेकर जा रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं हमारी लाइक वेल्थ को. तो यही बात गांधी जी ने फाइंड आउट करी और उन्होंने डिसाइड किया कि हम करेंगे प्रोटेस्ट. कैसे प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंट तरीके से, अहिंसक, लाइक हम सत्याग्रह करेंगे बेसिकली. ठीक है ना, तो अब क्या होता है, देखो इन्होंने कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया, पहले से समाज में कुछ माल प्रैक्टिसेस हैं उन्हें क्या किया, चैलेंज किया. ठीक है ना, एंड बैकवर्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने आवाज उठाई बेसिकली. एंड ही रियलाइज टू यूनिफाई द इंडियंस द सोशल ईविल हैड टू बी रिमूव. उन्होंने क्या देखा, अगर मुझे पूरे देश को यूनिफाई करना है, एक करना है, जोड़ना है, तो क्या होएगा भाई, आपको सोशल ईवल्स को तो मिटाना ही पड़ेगा. ठीक है, एंड ही स्टार्टेड वर्किंग टूवर्ड्स हिज एम. ही रीनेम्ड, अब देखो उस समय पे क्या था, जो अनटचेबल्स है, अनटचेबल्स जिनको अछूत कहा जाता था, गांधी जी ने कहा अछूत एक थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड है, आप क्या यूज करिए, हरिजन यूज करिए. ये कौन है, दीज आर पीपल ऑफ गॉड, ये लोग हरि के जन हैं, इसलिए इनको हरिजन कहा जाना चाहिए. इन साउथ अफ्रीका गांधी जी प्रोटेस्टेड. अब देखो गांधी है ना, गांधी ने अपने नाम का जो एक झंडा है वो पहले ही फहरा दिया था, कहां पे, अफ्रीका में. ठीक है, इंडिया आने से पहले ही ये क्या कर रहे थे,
ये भारतीयों के लिए आवाज उठाते थे और जब जरूरत लगती थी तो ये भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट को चिट्ठी भी लिखते थे कि भाई यहाँ पे भारतीयों के साथ वायलेशन हो रहा है, हम आपकी कॉलोनी है तो आपको हमारे फेवर में आवाज उठानी चाहिए। तो इनका तरीका लोगों को समझ में आता था, लाइक ब्रिटिशर्स को भी समझ में आता था, ठीक है ना। तो इनके तरीके अपने अलग हैं। इनका सत्याग्रह का एक तरीका है कि भाई हम क्या करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। वही लाइक आप एक थप्पड़ कोई मार दे तो आप दूसरा गाल आगे कर दीजिए, इनके वो तरीके हैं। लेकिन वायलेशन मत कीजिए। क्यों मत कीजिए? जैसे ही आप वायलेंट हो जाएंगे तो सामने वाले व्यक्ति को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि आप क्या हैं, आप गलत हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स से किसी रेवोल्यूशनरी ने किसी भी ब्रिटिश जो ऑफिशियल है उसको गोली मार दी, तो ब्रिटिशर्स को तो मौका मिल गया ना कहने का कि ये कौन है, ये लोग तो टेररिस्ट हैं, ये हमको गोली से मार रहे हैं, है ना। सो गांधी जी वॉज एक्चुअली अगेंस्ट दिस थिंग, क्योंकि उनको पता था कि अपनी बात को किस तरह से रखा जा सकता है। एंड यू सी जनरली क्या होता था, जब वो इस तरह के कोई मूवमेंट करते थे तो सरकार को उनकी बात माननी भी पड़ती थी, ठीक है। 1919 में आप देखते हैं कि सरकार एक नया लॉ लेकर आ जाती है जिसको रॉलेट एक्ट कहा जाता है, ठीक है। अब इस लॉ के तहत क्या था कि दे कुड अरेस्ट एनीवन, किसी को भी ट्रायल के पे क्या कर लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। लाइक वो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, वो कहीं पे जाके अपील नहीं कर सकता। नो अपील, नो वकील, नो दलील बोल दिया गया। गांधी जी आस्क्ड द पीपल टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनजस्ट लॉ। गांधी जी ने कहा क्या करो, विरोध करो बेटा, ठीक है। एंड डेमोन्स्ट्रेशन एंड मीटिंग्स वर हेल्ड ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। पूरे देश में क्या होती है, मीटिंग्स होती हैं इसके लिए। वन सच पीसफुल मीटिंग वाज हेल्ड ऑन अप्रैल 13। ऐसी ही एक मीटिंग कब हुई, 13 अप्रैल को हो रही थी 1919 में, एक बड़े से पार्क में जिसका नाम था जलियांवाला बाग इन अमृतसर। अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग में हो रही थी। अबाउट 20,000 मैन एंड वुमेन चिल्ड्रन अटेंडेड द मीटिंग, ठीक है। अच्छा, इत्तेफाक ये था कि बैसाखी का भी टाइम था, तो लोग क्या थे, लोग ठीक है हम क्या करेंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे और हम फिर कुछ अपने राष्ट्र हित में बातें भी करेंगे, इस तरह का सीन था। लेकिन उस समय पर सरकार क्या कर चुकी थी, एक दो दिन पहले ही सरकार ने नियम पास कर दिया था कि क्या नहीं होगा, जहां इतने लोग इकट्ठे दिखाई दें उसको ये मान लिया जाएगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, एंटी नेशनलिज्म या फिर हमारे विरोध में ये क्या कर रहे हैं, लाइक प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, तो वहां पर इनके अगेंस्ट स्टैंड लिया जा सकता है। तो इस बात से ये भीड़ क्या थी, अनअवेयर थी, ठीक है। तो ये लोग क्या हुए, ये जब इकट्ठा हुए तो सरकार ने ऑर्डर दे दिया कि भाई जो दिखे उसका आप उसके अगेंस्ट स्टैंड लीजिए। तो यहां पे क्या होता है, जनरल डायर, ठीक है, वन ब्रिटिश ऑफिसर ये आते हैं और ये क्या अपनी अपनी फोर्स को ऑर्डर दे देते हैं, लगभग 150 सोल्जर्स को, कि भाई जो जैसे पहले आप क्या करो, इस बाग को चारों तरफ से घेर लो, ठीक है, और जब तक कोई भी व्यक्ति वहां दिखाई दे आप गोलियां चलाते जाओ, चलाते जाओ। तो यहां पर आप देखते हो एक मास लेवल पे लोगों की क्या करी गई, हत्या करी गई बेसिकली, ठीक है ना, जो कि एक बहुत ही इनह्यूमन क्या था, एक डिसीजन था बाय जनरल डायर, जिसके लिए मतलब इट्स वेरी शॉकिंग एंड इट्स वेरी स्ट्रेंज कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इन्होंने इनको लाइक अवार्ड भी दिया कि भाई आपने बहुत बहादुरी का काम किया, ठीक है ना। लेकिन इस घटना से पूरा देश हिल गया और पूरे देश ने इनके अगेंस्ट में क्या करने की लाइक मूवमेंट चलाए, ठीक है ना, कि आप ऐसी ऐसी निर्दयी चीज आप कर कैसे सकते हो, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, देखो अब आया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, the shootings and the British government's attitude convinced Gandhi ji and the people of India that the British rule was corrupt and that the Indians must become independent। अब ये जो लाइक इतनी निर्मम हत्या इन्होंने करी इससे, और इतने नहीं, ये जो लॉज लेकर आ रहे थे उस सबसे लोग इतने ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे कि इनको रियलाइज हुआ कि अब क्या करना पड़ेगा, अब तो भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि हमें ब्रिटिशर्स को देश से भगाना है, हमको अपनी आजादी चाहिए, ठीक है। हालांकि जब कांग्रेस बनी थी, आई जस्ट रिपीट दिस थिंग, कि जब कांग्रेस बनी थी तब इनका पर्पस ये नहीं था कि ब्रिटिशर्स से हमको आजादी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे लाइक टाइम के साथ में आपने देखा कि गवर्नमेंट इस तरह की चीजें करती गई कि लोगों के अंदर बहुत असंतोष हो गया, ठीक है। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया 1920 में, ठीक है। उन्होंने लोगों से क्या कहा, आप बिल्कुल भी कोऑपरेट मत कीजिए ब्रिटिशर्स के साथ में। अगर आप लॉयर हैं आप कोर्ट छोड़ दो, आप मत जाओ कोर्ट में। अगर आप टीचर हैं आप अपनी जॉब छोड़ दो। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप किसी भी ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जो ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाया जा रहा है, आप उसमें मत जाओ, उसको छोड़ दो, ठीक है। तो आप क्या करो, असहयोग करो, किसी भी तरह का सहयोग मत करो इन लोगों को। तो जाहिर सी बात है इससे सरकार को क्या होगा, नुकसान होगा।
Throughout the country, men and women, children sat on the streets and blocked them. They refused to rise, even though beaten by police, and Gandhi ji was arrested, but the Britishers were soon forced to release him. ठीक है, तो यहाँ पे देखो देशव्यापी आंदोलन हुए, ठीक है ना। लोगों ने क्या किया, लोगों ने सड़कें जाम करी, ठीक है, रोड ब्लॉक्स करी और आंदोलन किए। गांधी जी को अरेस्ट भी कर लिया गया इस चक्कर में, और फिर कुछ समय के बाद में उनको छोड़ भी दिया गया। 1922 में आप देखते हो द पीपल पार्टिसिपेटिंग इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन चौरी चौरा। ये क्या थी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है, इसको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में क्या होता है कि एक भीड़ होती है, ठीक है, आंदोलनकारियों की भीड़ होती है बेसिकली। अब ये क्या करते हैं, इनको दिखाई दिए पुलिस वाले, कुछ ये पुलिस वाले जो ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने इनको बोला कि आप इधर इधर से मत आओ या इधर मूवमेंट मत करो। तो इन्होंने पुलिस वालों के साथ झड़प स्टार्ट कर दी, यानी मारपीट शुरू कर दी। चलो मारपीट शुरू करी, कोई बात नहीं, इन्होंने उस पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। उस पुलिस स्टेशन में आग लगाने के बाद क्या हुआ, वहां से पुलिस वाले भागे। जब पुलिस वाले भागे तो उनको उठा के उस आग के अंदर फेंक दिया गया। मतलब भयंकर लेवल का यहाँ पे क्या हुआ, वायलेंस हुई, ठीक है ना। अब इस घटना से गांधी जी क्या हो गए, गांधी जी ने कहा कि भाई आप अभी तक नॉन वायलेंस का मतलब नहीं समझे हो, आप अभी तक सत्याग्रह का मतलब नहीं समझे हो, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपना आंदोलन वापस ले रहा हूं। एंड ही फर्मली बिलीव दैट मूवमेंट कुड ओनली सक्सीड इफ इट वाज नॉन वायलेंट। इनका मानना था कि हमारा मूवमेंट तभी सक्सेसफुल होगा जब हम नॉन वायलेंट तरीके से काम कर रहे होंगे। एंड ही वॉज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिशर्स एंड पुट इनटू द प्रिजन ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मैनी यंग लीडर्स जॉइंड फ्रीडम स्ट्रगल एंड अमंग देम वर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये वो लोग हैं जो उस समय पे यंग है, यंग लीडर्स हैं, ठीक है ना। और ये भी क्या करते हैं, ये कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में आवाज उठाना शुरू करते हैं। तो देखो 1919 में क्या हुआ था कि मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत में इन्होंने ये डिसाइड किया था कि अब से 10 साल के बाद में एक कमीशन बनाया जाएगा जो देखेगा कि भाई ये जो रिफॉर्म्स हम कर रहे हैं, जो भी लॉ एंड ऑर्डर्स हम बना रहे हैं, वो ठीक से इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया 1927 में ही, यानी कि 1929 से 2 साल पहले ही एक कमीशन इंडिया भेजा। अच्छा, कमीशन के अंदर हमें भारतीयों के बारे में क्या करना था, डिसीजन लेना था, लेकिन इस कमेटी में या इस कमीशन के अंदर एक भी भारतीय शामिल नहीं था, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, भारतीयों ने इसका विरोध किया। पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और इसको क्या किया गया, They marched in procession carrying black flags and banners। ये क्या, काले झंडे और काले बैनर्स लेकर पूरे देश में जहां जहां कमीशन गया वहां वहां साइमन गो बैक के नारे लगे, ठीक है। A new group of revolutionaries became active and they include भगत सिंह। अब क्या आते हैं, कुछ नए रेवोल्यूशनरीज आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भगत सिंह है, राम प्रसाद बिस्मिल है, राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर आजाद, ये सब है, अशफाक उल्ला खान, सीताराम राजू, ठीक है। सो दे टुक एक्टिव पार्ट इन द स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस देयर लाइफ। इन्होंने इस स्ट्रगल में बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन किया और क्या किया, और इन्होंने मतलब अपनी लाइफ तक सैक्रिफाइस कर दिया। दिस सैक्रिफाइस शुक द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। जब इनको फांसियां दी गई, ठीक है, जब ये लोग क्या हुए, इनकी लाइफ सैक्रिफाइस हुई, तब लोगों में क्या हुआ, बहुत भारी असंतोष हुआ। अब देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है 1929 में। इन दिसंबर 1929 कांग्रेस डिमांड करती है पूर्ण स्वराज की, और इस समय पे तो जवाहरलाल नेहरू जो है कांग्रेस के उस अधिवेशन की क्या कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है ना। अब देखो, और इन्होंने किसको जिम्मेदारी दी, भाई गांधी जी को जिम्मेदारी दी गई, ठीक है ना। तो इन अर्ली 30s अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, ठीक है ना। नाउ it started with Dandi March, ठीक है, and Gandhi ji and his followers walked from Sabarmati ashram and allowed to make salt by making salt. Thus Gandhi ji showed British that the people were no more going to obey the British laws and the movement soon spread to other parts of India। तो धीरे धीरे ये मूवमेंट जो है वो इंडिया के अदर पार्ट्स में भी स्प्रेड आउट हो गया। Then comes क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट आता है 1942 में। गांधी जी कहते हैं सरकार से
भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और लोगों को क्या वो देते हैं मंत्र, कहते हैं कि या तो करो या मर जाओ, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज याद रखना, कई बार ना लोग इसको क्या करते हैं, इसको गलत समझ लेते हैं। लोग कहते हैं कि गांधी जी वैसे तो अहिंसा की बात करते हैं और यहाँ कह रहे हैं कि करो या मरो, यानी कि ये तो एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया। देखो बेटा, अब अगर गांधी जी कहते हैं कि ऐसा है करो या मार दो, है ना, तब तो ये हो जाता वायलेशन। कहीं भी मारने की बात नहीं करेंगे, वो कहते हैं मरो, ठीक है ना। यानी कि आप अपने देश के लिए जितना हो सकता है, इसकी फ्रीडम के लिए जितना हो सकता है उतना करो, और नहीं होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम आप दुश्मन की गोली से मर जाओगे, मर जाओ, ठीक है। आपका सेक्रीफाइस भी आपके काम आएगा, ठीक है ना। सो इट्स लाइक दैट। इन देयर अटेम्प्ट to throw the English out of the country, many leaders were jailed। अब इसमें क्या हुआ, बहुत से लोगों को जेल भी हुई, ठीक है। महात्मा गांधी gave message to the people, it meant either we win freedom or die for the same। British government arrested Indian leaders and put them behind the bars एंड बट जब हम देखते हैं कि पीपल कंटिन्यूड देयर स्ट्रगल ऑन देयर ओन, ठीक है, हमारे लीडर अरेस्ट हो गए, कोई बात नहीं, विल स्टार्ट द मूवमेंट। तो लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन इस समय पर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलिए, इंडियन नेशनल आर्मी की बात करते हैं और एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर सुभाष चंद्र बोस को हम यहाँ पे याद रखते हैं। सुभाष चंद्र बोस वाज अ प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर एंड ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ट्वाइस। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 बार प्रेसिडेंट बने थे। आपको मुझे बताना है वो कौन से 2 अधिवेशन है कांग्रेस के, या कौन से 2 सेशन हैं जिसमें ये प्रेसिडेंट रहे थे, ठीक है। ही वाज क्लेवरली एस्केप्ड फ्रॉम इंडिया and form the Indian National Army outside India, ठीक है। and he is the one of the most brave person you can say, जो कि अपने देश को आजाद कराने के लिए इस हद तक गए कि हिटलर, जिससे सारी दुनिया डर रही थी, ये हिटलर से जाके हाथ मिलाने लगे और उसके साथ इन्होंने एक मीटिंग भी की, ठीक है। he and his followers fought against the Britishers from outside India। जय हिंद एंड दिल्ली चलो, ये इनके बहुत ही फेमस स्लोगन्स हैं। एक और स्लोगन है विच इज तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस स्लोगन ऑफ सुभाष चंद्र बोस। ओके, नाउ कम्स इंडिपेंडेंट इंडिया। देखो, आई टोल्ड यू ना, देखने में ऐसा लग रहा था कितने सारे टॉपिक्स हैं, बट सी हम फाइनली इंडिया की इंडिपेंडेंस तक आ गए हैं। तो जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले, आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बनते हैं। विद दिस अ न्यू फेज बिगन इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके साथ में भारत में एक नया फेज स्टार्ट होता है जिसमें कि अब हम गुलाम नहीं थे। नाउ वी हैव कंप्लीटेड मोर देन 7 decades of freedom during these years, and Indians have fought and won many wars to guard its freedom। With the divide and rule policy, the Britishers had been successfully dividing Hindus and Muslims। देखो, जाते जाते भी ब्रिटिशर्स ऐसा काम कर गए थे। इन्होंने क्या किया, जिन्ना की डिमांड को मान लिया भाई। क्यों? क्योंकि हम आपको तोड़ के तो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि आपको पीसफुल फ्रीडम मिल रहा है, नहीं, आपको पीसफुल फ्रीडम नहीं मिला है। आपको जो फ्रीडम है वो बहुत से लोगों की जान की कीमत के बदले में मिली, ठीक है ना। लाइक वो जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में सैक्रिफाइस किया, दैट वाज समथिंग डिफरेंट। लेकिन जब पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, उस समय भी कितने ही लोगों की जान उनको अपनी गंवानी पड़ी, ठीक है। गांधी जी वॉज अगेंस्ट द डिवीजन ऑफ इंडिया। गांधी क्या थे, अगेंस्ट थे। और इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम और इंडिपेंडेंस ऑन 15th of August 1947। डू यू रिमेंबर, जब मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन कि बताइए इंडिया कौन से दिन आजाद हुआ था। ऑफकोर्स 15 अगस्त 1947। तो हम इस डे को इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2 नेशंस में बट गए थे। वन वॉज इंडिया, अनदर वॉज पाकिस्तान। On this historic occasion, Nehru said, at the stroke of midnight hours, when the world sleeps, India will awake for the life and freedom। So ये जो speech इन्होंने दी थी, इसको हम Tryst with Destiny के नाम से जानते हैं। चलिए, so now we are done with this chapter and I hope you enjoyed each and every point, and now let's quickly move on to the exercise जहाँ पे आपको correct answer को encircle करना है। सत्याग्रह was based on the principle of peace and harmony, love and brotherhood, truth and non-violence। तो यह है truth and non-violence, ठीक है। चलिए, गांधी जी की सत्याग्रह गांधी जी का तरीका है ना, तो गांधी जी के जो तरीके होंगे उसमें नॉन वायलेंस होगा ही होगा। डैश वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैसेकर।
तो जनरल डायर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. The Dandi March signaled the beginning of civil disobedience movement, non-cooperation movement, Quit India movement. So it was Dandi March was a part of which movement? Tell me. Yes, you are absolutely right. It was a part of civil disobedience movement. Okay. Now, the Rowlatt Act was passed by the Britishers in 1919. Okay. Okay. So now, स्वदेशी मूवमेंट वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट. स्वदेशी मूवमेंट रॉलेट एक्ट के विरोध में था या पार्टीशन ऑफ बंगाल के? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के विरोध में था. द इंडियन नेशनल आर्मी वाज लेड बाय सुभाष चंद्र बोस, INA. ठीक है, हमको याद रखना है. देन कम्स फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स की जब आप बात करोगे बेटा तो आपको करेक्ट आंसर्स दिए हुए हैं, आपको फटाफट से इन्हें कर लेना है. ठीक है. महात्मा गांधी केम टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन. महात्मा गांधी इंडिया आते हैं साउथ अफ्रीका से. 1914 आपको दिया हुआ है, आप 1914 लिख सकते हैं, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट शुड बी 1915. एक बार जरूर इसको देख लीजिएगा. ठीक है, चलिए. इन 1920 गांधी जी लॉन्च्ड द डैश मूवमेंट. तो 1920 में हमने कौन सा मूवमेंट देखा था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ठीक है, सो मैं इसको NCM लिख रही हूं, आपको इसको पूरा लाइक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लिखना है. गांधी जी गेव द नेम हरिजन, हरिजन टू अनटचेबल्स. एंड पार्डन माय हैंडराइटिंग हियर. ओके. Indians protested against the Dash Commission. It was Simon Commission. Okay, and then comes in 1929 session, Congress demanded Purna Swaraj. हमने क्या कहा? हमको क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए. ओके, देन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड विद. तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है दांडी मार्च से. देखो एक बार ऑप्शन में है या नहीं, बिल्कुल होना चाहिए. दांडी मार्च, यस. हम कहेंगे ये दांडी मार्च से स्टार्ट होता है, DNDI दांडी मार्च. Then Dash declared freedom is my birthright and I shall have it. Who is this person? He is Bal Gangadhar Tilak. ओके, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको इसको फुल फॉर्म में ही लिखना है. ठीक है. तिलक वॉज एक्चुअली अ ग्रेट लीडर ड्यूरिंग दैट टाइम, अ मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर आई मस्ट से. चले, नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू दी लाइक मैच द फॉलोइंग एक्सरसाइज. ठीक है. साइमन कमीशन देखो 27 तो आपको दिया नहीं है, तो आप इस पे 28 लगाएंगे. जलियांवाला बाग मैसेकर कब होता है? जलियांवाला बाग मैसेकर होता है 13 अप्रैल 1919 को. ठीक है. रॉलेट एक्ट 1919 में ही लाया गया है, मार्च 1919 में. देन कम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो हम कहेंगे 1930. ठीक है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ओके. क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942. वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब खत्म होता है? वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है बेटा 1920. ओके, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है वो होता है आपका 1914 से 1918 तक, लेकिन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो आपका होता है 1939 से 1945 तक. तो देखो 1945 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, हम यहाँ पर मार्क करेंगे. इंडिया गेट्स इंडिपेंडेंस 1947. देन पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी 1929 में. ओके, दैट्स हाउ वी आर डन. And I hope you enjoyed each and every point that we learned in this chapter today. And yeah, that is all for today. I hope you enjoyed this session and I'll see you in the next session now. Till then, take a very good care of yourself. Bye-bye.